हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स फंडा बाई LK सर में। हम अग्रवाल सेट 2023 का तीसरा सेट करवाने वाले हैं। आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पर होंगे, आप उन्हें हल करने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है पहला, परिमेय संख्या 17/2 के घात 2 गुणा 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा। तो आपको दिया गया है 17/2 के घात 2 गुणा 5 है। जब इसको आप हल करेंगे तो 17/2 के घात 2 यानी 4 गुणा 5 तो 17 बटा आ जाएगा 20। जब इसका भाग देंगे तो आप 0.8 और 5 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि 0.285 आ रहा है। इसका मतलब है कि दशमलव के बाद 2 स्थान आ रहे हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको दूसरा दिया गया है, बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। अगर आपको ध्यान रखना है, जब भी अक्षों से दूरी दी जाए, अगर y अक्ष से दूरी कहा है तो ध्यान रखोगे कि x का मान होती है। अगर x अक्ष से दूरी पूछे तो y निर्देशांक का मोड़ रखिएगा। तो आपको बिंदु दिया गया था -3,5 है, तो यहाँ से y अक्ष से दूरी निकालिएगा तो 3 का यहाँ से मॉडुलस हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर आपके पास हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा। तो 144 के आप यहाँ पर गुणनखंड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 12 गुणा 12। जब इसको आप हल करोगे तो 2 के घाते 4 गुणा 3 के घाते 2। जब घातों को जोड़ोगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है, लासा 132,288 का 3168 है, तो मासा 132,288 का होगा। तो आपने पढ़ा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका लासा गुणा उनका मासा। तो आपको दिया गया है 132 और यहाँ पर 288 दिया गया है, रख दीजिए यहाँ पर। आपके पास 3168 आ जाएगा गुणा HCF हमको पता नहीं है। जब इसको आप यहाँ से काटोगे तो आपके पास आ जाएगा HCF बराबर हो जाएगा 12 के। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर पाँचवा दिया गया है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x प्लस का 5 बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। तो जब भी आपको द्विघात समीकरण में मूल बराबर होने की बात करेगा तो आपको ध्यान रखिएगा कि हमारे पास होता है b² - 4ac बराबर 0, अर्थात विविध कर g हमारे पास जो होता है डी 0 होगा। तो यहाँ से b² - 4ac आप 0 के बराबर करोगे तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ से समीकरण दिया गया है 3x² - 12x प्लस का m बराबर है 0। हमारे पास द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। यहाँ से तुलना करोगे तो यहाँ पर b का मान आ जाएगा -12 का होल स्क्वायर बराबर 4 गुणा a का मान देखोगे 3 है और c का मान देखोगे कि m है। तो 12 का 144 रखोगे और यहाँ से 3 चौको 12 गुणा m हो जाएगा। तो 12 से इसको काटेंगे तो m बराबर आपके पास आ जाएगा 12। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने छठवां दिया गया है, समीकरण 5x² माइनस का 3x प्लस का 2 के मूलों का योग होगा। तो आपके पास है 5x² माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0 है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल अल्फा प्लस का बीटा बराबर होता है माइनस का b/a और उनके मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a। तो आपको मैंने अभी बताया कि हमारे पास द्विघात समीकरण मूल रूप से होता है x² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 के रूप में। तो आप यहाँ से इनके मान रखिए। तो अल्फा प्लस बीटा आपसे मूलों का योग पूछा गया है, तो यहाँ से माइनस का b और b का मान है -3 और बटा a का मान है 5। तो यहाँ से हल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3/5। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला नंबर। क्वेश्चन नंबर सातवां दिया गया है, युगपद समीकरण x प्लस का 2y बराबर 70 और
2x प्लस लेमडा वाई बराबर 35 का कोई हल नहीं है। यदि लेमडा का मान होगा तो आपको यहाँ से यहाँ से रैखिक समीकरण दिए गए हैं। तो देखो यहाँ से आपके पास x प्लस का 2y बराबर है 70 के और 2x प्लस का लेमडा वाई बराबर आपको दिया गया है 35 के। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई हल नहीं होता तो रेखाएं हमारे पास समांतर होती हैं। अगर समांतर होंगी तो आपको ध्यान रखना है कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के। डज नॉट इक्वल टू होगा c1/c2 के। तो आप यहाँ पर मान रखिएगा तो 1/ आपके पास 2 आ जाएगा बराबर होगा यहाँ से 2 और इसका b2 का मान आ जाएगा लेमडा। तो यहाँ से देखोगे आप कैंची गुणा कराओगे तो आपके पास आ जाएगा लेमडा बराबर 4। अगर लेमडा बराबर आपका मान 4 आ चुका है तो आप इसका आंसर देखोगे कि आपके पास हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8वां दिया गया है, बिंदु ए -4, 2 तथा b 5, 6 को जोड़ने वाली रेखा खंड का मध्य बिंदु P a/8, 4 है तो a का मान होगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया है दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा के बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं। तो यहाँ से आपके पास a बराबर दिया गया है और b बिंदु दिया गया है 5, 6 दिया गया है। तो आप इन दोनों के मध्य बिंदु निकालिएगा। तो मध्य बिंदु निकालोगे तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस का x2 बटा 2, y1 प्लस का y2 बटा 2 होता है। तो आप यहाँ से निर्देशांक देखो x1 इसको मैं मानता हूँ x1, y1 यहाँ से x2 और y2 और जो मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं उसके निर्देशांक x, y में मान लेता हूँ। तो जब हमारे पास निर्देशांक आएंगे तो मैं यहाँ से समान रख देता हूँ। तो x1 का मान है -4 और x2 का मान है 5/2, हमारे पास है यहाँ से y1 का मान 2 और y2 का मान है 6/2 करूँगा। तो आप यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से 4 में से 5 जाएगा तो हमारे पास आएगा यहाँ से प्लस का 1/2, यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ से 4 और 2 का भाग दोगे तो आपके पास 4 ही आ जाएगा। अब बिंदु हमारे पास दिया गया था a/8, हमारे पास दिया गया था 4। तो अब हमें मध्य बिंदु के अनुसार ये दिए गए जबकि हमारे पास ये आ रहे हैं। तो हम इन दोनों के युग्मों की तुलना करेंगे। तो x निर्देशांक का x से, y निर्देशांक का y से करोगे। तो देखो y निर्देशांक तो समान है, x वाले को x से तुलना करोगे तो आपके पास आ जाएगा a/8 बराबर हो जाएगा 2, 1/2 के। तो आप यहाँ से कैंची गुणा करिए तो आपके सामने यहाँ से आ जाएगा a बराबर हो जाएगा केवल 4 के। देखो 2 से 2 कट, यहाँ से 4 कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा a बराबर 4। यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको आ चुके हैं कि हमारे पास है 1/2, 4। तो हमारे पास a का मान आ गया यहाँ से a बराबर 4। यानी ऑप्शन नंबर आपके पास हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC की आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ अनुपात BC बराबर है 1:3 के तो AP तथा PB का अनुपात होगा। तो मैं यहाँ से सबसे पहले चित्र बना लेता हूँ। हमारे पास ऐसे दिया गया है, एक त्रिभुज है जिसका नाम दिया गया है A, B और C और यहाँ से समांतर रेखा एक खींची जाती है P और Q खींची जाती। आपको दिया गया है कि PQ बटा BC का अनुपात दिया गया है 1/3। हमसे पूछ रहा है AP बटा PB का अनुपात हमसे पूछ रहा है। तो देखोगे कि जब भी त्रिभुज में दो रेखाएं समांतर अगर हो जाती हैं तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास लगती है थेल्स की प्रमेय। थेल्स की प्रमेय कहती है कि संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होते हैं। तो संगत भुजा में यहाँ से कहूँगा कि देखो यहाँ से छोटी भुजा और ये बड़ी भुजा का अनुपात दिया। तो मैं यहाँ से छोटी भुजा AP ले लेता हूँ और बड़ी भुजा यहाँ से AB ले लेता हूँ। तो यहाँ से कहूँगा कि AP बटा AB बराबर हो जाएगा हमारे पास PQ बटा हो जाएगा BC के। तो आप देखिएगा कि AP तो हमारे पास दी गई है लेकिन AB को आप यहाँ से AP और PB लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों का बीच का बिंदु दिया गया है और ये पता नहीं है कि कौन सा बिंदु है लेकिन हमें इतना दिया गया है। तो मैं यहाँ से AB को जो है AP प्लस का
PB लिख सकता हूँ। और इसका हमें अनुपात दिया गया है कि 1/3 है, तो मैं यहाँ से कैंची गुणा करा दूंगा। अगर कराता हूँ तो आप देखिए कि यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3AP आ जाएगा, और यहाँ से गुणा कराऊंगा तो AP और प्लस का आ जाएगा P और B के। तो देखिए कि यहाँ से AP यहाँ से आ जाएगा तो बचेगा आपके पास 2AP बराबर आ जाएगा PB के। तो हमसे पूछा था AP, और यहाँ से इसको बटे में ले आऊँगा तो PB का जो अनुपात होगा यहाँ तो 1 बचेगा, और ये बटे में जाएगा तो 1/2। यानी यहाँ से अनुपात आ चुका है हमारे पास कि AP का जो अनुपात है, AP और PB का अनुपात आ गया 1:2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B की माप होगी। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन हल करने के लिए हमेशा हम भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। तो हमारे पास पहले मैं यहाँ से त्रिभुज बना लेता हूँ, नाम दे देता हूँ इसका A है, B शीर्ष और तीसरा शीर्ष दिया गया C। यहाँ पर दिया गया AB बराबर है 6√3 सेंटीमीटर और AC 12 सेंटीमीटर और BC है 6 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से भुजाओं का अनुपात निकालूंगा तो 6 और √3 और ये हो जाएगा 12। किसको मैं काटूंगा, अगर काटता हूँ तो यहाँ से 1:√3:2 आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी 1:√3:2 आ जाता है तो हमारे पास 30, 60 और 90 के सामने के कोण हो जाते हैं। पहली कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। दूसरी कंडीशन एक और याद रखना है कि जब भी 1:1:√3 दिया जाए तो 45, 45 और 90 के कोण बनते हैं। तो आपसे पूछा गया था कि कोण B, तो कोण B के सामने क्या है 12, और 12 का अनुपात देखो यहाँ से 2 के सामने क्या है 90। तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमारे पास कोण B बराबर है 90 अंश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा B नंबर। क्वेश्चन नंबर 11, दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हमें समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया जाए, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात पूछा जाता है, तो आपने पढ़ा होगा समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा प्रमेय। तो वहाँ पर कहता है कि क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। तो यहाँ से हमें दिया गया 11 नंबर में, तो यहाँ से क्षेत्रफल A1 और क्षेत्रफल A2 में मान लेता, तो उनकी भुजा को अगर मैं नाम यहाँ से देता हूँ, पहली भुजा को A1 और दूसरी भुजा को A2 अगर नाम देता तो इनके होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमें क्षेत्रफल दिया कितना गया है, यहाँ से 16/25 दिया गया है। हमें भुजाओं का अनुपात चाहिए तो A1/A2 का होल स्क्वायर में कर देता हूँ। तो यहाँ से आप देखिएगा कि अगर अंडर रूट हटाओगे, यहाँ से अगर स्क्वायर हटाओगे तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 16/25। तो अब इसका अंडर रूट जब निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 4/5, यानी दोनों भुजाओं का अनुपात आ चुका है 4:5। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा B नंबर। 12 नंबर प्रश्न दिया गया है, चित्र में AB बराबर 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, BD बराबर 2 सेंटीमीटर और CD बराबर 4 सेंटीमीटर, तो कोण BAD और कोण CAD का अनुपात होगा। तो मैं यहाँ से सबसे पहले 12 नंबर में चित्र बना लेता हूँ। हमें दिया गया है ये पॉइंट A है, B है और ये C, और यहाँ से कोई रेखा खींची गई इसके शीर्ष से D, जिसका यहाँ से माप दी गई 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और DC है 4 सेंटीमीटर और AC 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो मैं यहाँ से अनुपात, तो यहाँ से हमें अनुपात पूछ रहा है कोण BAD बटा पूछ रहा है कोण CAD का अनुपात, यानी यहाँ से BAD ये वाला कोण और ये वाला कोण, मैं इसको अल्फा मान लेता हूँ, तो यहाँ से इसका मान हो जाएगा बीटा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा दिया जाता है तो हमेशा हमें
लगती है कोण समद्विभाजक प्रमेय। तो कोण समद्विभाजक प्रमेय कहती है कि यहाँ से जो संगत भुजाओं का अनुपात है वही लंब समद्विभाजक जो होता है हमारे पास, यहाँ लंब समद्विभाजक 90 डिग्री पर होता है, तो लंब समद्विभाजक का अनुपात समान होता है। तो यहाँ से 3/2 अनुपाते जो है 6/4 का अनुपात अगर समान होगा, अगर समान है देखो यहाँ से 3 और 2, इसका मतलब हमारे पास 3/2 बराबर है 3/2 के। अगर ये अनुपात समान आता है तो इसका मतलब ये कोण समद्विभाजक है, इसका मतलब अल्फा बराबर बीटा दिया गया है। तो हमारे पास दिया गया था कोण BAD बटा कोण CAD का अनुपात है यहाँ से अल्फा और इसका मान बीटा, लेकिन हमें यहाँ पता कि अल्फा बराबर बीटा आ चुका है कोण समद्विभाजक प्रमेय से। तो कोण समद्विभाजक प्रमेय से अल्फा बटा इसके बीटा के स्थान पर अल्फा रख दे, दोनों कटेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 1:1, यानी दोनों का अनुपात आ जाएगा 1:1। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है साइन 31 डिग्री बटा कॉस 59 डिग्री का मान होगा। तो मैं यहाँ से साइन 31 डिग्री बटा साइन 59 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ से किसी एक को बदल लीजिए, साइन को या फिर कॉस को। तो यहाँ से मैं बदल लेता हूँ साइन को, तो साइन को मैं यहाँ से 90 माइनस का 59 डिग्री लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 में 59 जाएगा तो 31 बचेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बटे में लिखा है कॉस 59 डिग्री बराबर में यहाँ से आप देखोगे कि साइन 90 माइनस थीटा होगा पहले चतुर्थांश में, और साइन पहले चतुर्थांश में चेंज होता है 90 पर चेंज होगा, तो यहाँ से साइन चेंज होगा कॉस में, और इसको हम लिख सकते हैं 59 डिग्री बटा में लिख सकते हैं कॉस 59 डिग्री। तो दोनों आपके कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 14, चित्र में बिंदु O का बिंदुओं A तथा P से देखने पर अवनमन कोणों की माप होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चित्र बना लेता हूँ। मैं यहाँ से चित्र बनाता हूँ तो आपके पास ये कोण दिया गया है 45 डिग्री है, इसका नाम है A, और ये BO पॉइंट दिया गया है। इसके बाद आपके पास यहाँ से दिया गया है कोण Q और P, ये कोण दिया गया है 60 डिग्री दिया गया है। मैंने इसके माप लिख लिए। हमसे पूछा है अवनमन कोण, तो अवनमन कोण आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऊपर से देखोगे तभी बनता है। तो मैं यहाँ से बिंदु A से O की ओर देखता हूँ तो ये सीधी रेखा, यानी हमारे पास ये वाला कोण जो होगा यही हमारे पास अवनमन कोण होगा। तो ये कोण, अब आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी, तो एकांतर कोण बनते हैं, एकांतर कोण हमेशा समान होते हैं। तो ये वाला कोण 45, तो ये वाला भी कोण 45 होगा। इसी प्रकार से ये वाली रेखा यहाँ से खींचूंगा तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वही हमारे पास हो जाएगा अवनमन कोण। तो हमारे पास ये इतना दिया गया है, और ये टोटल 90 पर, अगर ये 90 है तो यहाँ से निकलेगा 30, अगर ये 30 निकलेगा तो ये भी 30 होगा, तो अगर ये 30 है तो ये भी 30, क्योंकि एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो हमारे पास क्या पता चल चुका है कि कोण A और कोण P के मान पता चल गए 45 और 30 हैं। तो यहाँ से 45 और 30 ये दोनों मान हो जाएंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ से बी नंबर। क्वेश्चन नंबर दिया गया है आपके सामने 15 नंबर। 15 नंबर में यदि एक वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr और क्षेत्रफल होता है πr²। मैं दोनों को समान कर देता हूँ, तो देखो यहाँ से पाई से पाई खत्म, r से एक r खत्म, तो हमारे पास बचा r बराबर 2 के, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन 16, एक ठोस धातु के घनाभ जिसकी विमाएं 9 मीटर, 8 मीटर और 2 मीटर हैं को पिघलाकर 2 मीटर कोर के घन बनाए गए हैं। इस प्रकार बने घनों की संख्या होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी वस्तुओं को या फिर आकृतियों को पिघलाया जाता है तो आयतन हमेशा समान होता है। तो यहाँ से घन का जो आयतन होगा वही घनाभ के आयतन के बराबर होगा, परंतु यहाँ से हमें छोटा घन बनाना है, तो मैं यहाँ से मान लेता हूँ कि दोनों के आयतन बराबर हैं। तो यहाँ से हमारे पास घनाभ का आयतन और
ये बराबर होगा घन के आयतन के, और हमें नहीं पता कितने छोटे छोटे घन बनाए जा रहे हैं, तो मैंने उनको मान लिया n। दोनों के आयतन बराबर कर देते तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के मान रखता हूँ। यहाँ से घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो भुजा क्यूब यानी 2 का क्यूब रख देता हूँ और मल्टीप्लाई n। हमें नहीं पता कितने घन बनेंगे, तो उनके लिए संख्या मैंने मान ली n बनेंगे। अब यहाँ से देखो कि यहाँ से आ जाएगा 9 गुणा 8 गुणा 2 बराबर इसका 8 गुणा यहाँ से 9 n आ जाएगा। तो 8 से 8 काट दोगे तो आपके पास यहाँ से पता चल चुका है कि n बराबर 9 दूनी 18, यानी यहाँ से पता चल चुका है कि छोटे छोटे जो घन बनेंगे वो 18 घन बनेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। आपके सामने वर्ग अंतराल दिए गए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता दी गई है 4, 5, 6, 4 और 1। तो यहाँ से मैं बना लेता हूँ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, आगे 30 से 40, 40 से 50 दी गई है, तो मैं इसको मान लेता हूँ। और यहाँ पर हमें बारंबारता में f मानता हूँ उसको, तो 4, 5, 6, 4 और 1 दी गई है। अब हमें यहाँ से याद रखना है कि हमसे माध्य पूछा, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सांख्यिकी के क्वेश्चन आए, तो आपको ध्यान रखना है कि आंकड़े हमारे पास वर्गीकृत हैं या अवर्गीकृत। हमारे पास यहाँ से वर्ग अंतराल के रूप में है, यानी आंकड़े हमारे पास वर्गीकृत हैं। वर्गीकृत है तो आपको माध्य निकालने के लिए मध्यमान की जरूरत पड़ती। तो मैं यहाँ से मध्यमान को मानता हूँ x, उसके मान निकालता हूँ। तो यहाँ से L1 प्लस L2 यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर आधा कर देते तो मध्यमान आ जाएगा। तो यहाँ से मैं 0 और 10 को जोड़ता हूँ तो आ जाएगा 10, और उसका आधा करा तो 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से आपके पास 15, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 25, 35 और यहाँ से 45 आ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी हमारे पास आंकड़े वर्गीकृत होते हैं तो हमारे पास समांतर माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ आ जाता है। यहाँ से मुझे एफ एक्स का गुणा चाहिए, तो मैं एफ एक्स को गुणा करा देता हूँ। तो यहाँ से 4 पंचे 20 आ जाएगा, और यहाँ से 75, और यहाँ से 25 छक्का 150, और यहाँ से 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 140, और यहाँ से 45 आ जाएगा। आप इन सब को जोड़िए। तो यहाँ से समेशन एफ चाहिए, तो मैं इसको जोड़ता हूँ। तो यहाँ से जोड़ोगे तो 4 5 9, 9 6 15, 15 4 19 और 1 20। आपके पास ये 20 आ चुका है। और यहाँ से आप इनको जोड़िए, तो यहाँ से 0, और यहाँ से 7 2 9 1 10 5 15 15, और यहाँ से 4 19, 19 से 4 23, और यहाँ से 43, यानी इसका मान 430 आ चुका है समेशन एफ एक्स का मान। अगर एफ एक्स का मान आ चुका है तो मैं यहाँ पर मान रख देता हूँ। तो 430 बटा यहाँ से आ जाएगा 20, इन दोनों को भाग दूंगा तो यहाँ से आ जाएगा 2 एकम 2, यहाँ से 2 दूनी 4, 2 एकम 2.5, यानी 21.5 आपके क्वेश्चन दिया गया था। इसका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, यदि दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है तो माध्यिका होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि माध्य माध्यिका और बहुलक में हमेशा संबंध होता है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य होता है। तो यहाँ से बहुलक का मान दिया गया हमारे पास 16, और माध्यिका हमें निकालनी है, पता नहीं 2 गुणा माध्य दिया गया है 28, मैंने के मान रख देता हूँ। तो यहाँ से 3 गुणा माध्यिका माइनस 28 दूना 56, तो यहाँ से आ जाएगा, इसको जोड़ोगे 16 प्लस का 56 बराबर 3, और माध्यिका के, तो मैं यहाँ से अगर माध्यिका का मान निकालता हूँ तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 3 ME बराबर, यहाँ से इन दोनों को 6 6 12 और ये 72, और इसका 3 का मैं भाग दे देता हूँ तो माध्यिका आ जाएगी हमारे पास 24 तियाँ 72, यानी आ चुकी है माध्यिका 24, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक होगा। वर्ग अंतराल दिए गए हैं 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, बारंबारता दी गई है 7, 8, 2, 2 और 1। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7
और 7 से 9, 9 से 11 दी गई है। इसके बाद में यहाँ से 12 मारता 8, 7, 8, 2, 2 और 1। तो आपसे पूछा गया बहुलक वर्ग की बात करी है, तो आपको देखना है कि बहुलक होता क्या है। तो आप समझिएगा कि बहुलक वह होता है, वह पद होता है जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा। तो आप देखेंगे कि बारंबारता सबसे ज़्यादा 8 की है, तो 8 के सामने दिया गया है आपको 3 और 5। तो 3 से 5 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने बी नंबर, ये परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग होगा। वर्ग अंतराल दिए गए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता दी गई है 4, 5, 13, 20 और 8। तो आपसे माध्यिका वर्ग पूछा है, तो माध्यिका वर्ग निकालने के लिए पहले देखना पड़ेगा कि आंकड़े आपके पास वर्गीकृत, अगर वर्गीकृत आंकड़े हैं तो हमें बारंबारता की संख्या देखनी पड़ेगी। तो देखोगे कि आपके पास 1, 2, 3, 4 और 5 हैं, अर्थात हमारे पास n बराबर विषम है। विषम है तो आपके पास फार्मूला होता है n प्लस का 1/2वां पद होता है। तो यहाँ से 5 रखोगे तो 5 प्लस का 1/2वां पद रखोगे तो यहाँ से आ जाएगा तीसरा पद। तीसरा पद आप देखोगे तो यहाँ से 4, 5 और 13, यानी आपको दिया गया 13, 13 के सामने दिया गया आपके पास 20 से 30। तो इसका मतलब हो जाएगा माध्यिका वर्ग होगा 20 से 30। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। क्वेश्चन दिए गए हैं, अगले खंड के विस्तृत उत्तरी प्रश्न दिए गए हैं। पहला नंबर दिया गया, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आप ध्यान रखिएगा कि सिद्ध कैसे करोगे। तो मैं मानता हूं कि √3 एक अपरिमेय संख्या दी गई है, हमको अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो याद रखोगे कि इसका हमेशा विरोधाभास मानते। तो मैंने माना √3, अंडर रूट जो 3 है एक, अब यहाँ से इसका उल्टा मानोगे तो आपके पास हो जाएगा एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो परिमेय संख्या है, हमने मान लिया। तो यहाँ से √3, अब परिमेय संख्या आपको पता कि अंश बटे हर के रूप में होती है, तो a/b के रूप में हो जाएगी। तो यहाँ से √3 बराबर हो जाएगा a/b। हमने माना जहाँ a और b हमारे पास हो जाएंगी सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका HCF हमेशा 1 होता है। हमने यहाँ से मान लिया, हम यहाँ से इसका गुणा कराएंगे तो √ यहाँ से 3 × b बराबर हो जाएगा a के। हम यहाँ से दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 3b² बराबर हो जाएगा a² के। तो आपको आधारभूत प्रमेय कहती है कि अगर हमारे पास p a² से विभाजित होता है तब p जो होगा a को भी विभाजित करेगा। तो इसी अनुसार हम कह सकते हैं कि जो 3 है वो a² को विभाजित करता है। अगर a² को विभाजित करता है तो 3 जो होगा a को भी विभाजित करेगा। अब हमने माना कि a बराबर, यदि हमारे पास 3c हो तब, अगर 3c है तो मैं यहाँ से रखता हूँ समीकरण नंबर 1 में, तो √3 b बराबर हो जाएगा यहाँ से 3c, फिर दोनों पक्षों में हम वर्ग करेंगे तो आपके पास 3b² बराबर आ जाएगा 3 × 3 = 9 c² के। यहाँ से 3 से इसको काट दिया तो हमारे पास आ गया b² बराबर हो जाएगा यहाँ से 3c² को। मैं आगे इसको लिख सकता हूँ कि 3c² बराबर हो जाएगा b² के। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि 3 जो है b² को विभाजित करता है। तो इसी प्रकार से कह सकता हूँ कि 3 जो है a को भी विभाजित करेगा। तब हम कह सकते हैं कि a, b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। जबकि हमने माना क्या था कि ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं, अर्थात दोनों का HCF हमारे पास 1 था। तो हम कह सकते हैं कि इसका विरोधाभास कहता है
विरोधाभास कहता है कि ये √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप एक अपरिमेय संख्या को सिद्ध कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का बी दिया गया है, यदि tan a प्लस बी बराबर है 1 और tan a माइनस बी बराबर है 1/3 कामा 0 से बड़ा है a प्लस बी का मान और बड़ा या बराबर है 90 से, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो आपको दिया गया है यहाँ से tan a प्लस बी बराबर दिया गया है 1 और यहाँ से दिया गया है tan a माइनस बी बराबर दिया गया है 1/√3, इतना मान दिया गया। तो आपको यहाँ से ध्यान देना है कि हमारे पास tan a प्लस बी बराबर है 1 के, तो हमारे पास 1 कब हो सकता है, जब हमारे पास हो tan 45 डिग्री। तो हम यहाँ से तुलना करूँगा तो a प्लस बी बराबर आ जाएगा 45 डिग्री, यानी समीकरण नंबर इसको मैं 1 मान लेता हूँ। और यहाँ से हम निकालेंगे tan a माइनस बी बराबर लिखा है 1/√3 डिग्री। तो मैं हमारे पास 1/√3 कब हो सकता है, जब हमारे पास हो tan यहाँ से 30 डिग्री। तो मैं यहाँ से इसका मान 30 डिग्री, तो यहाँ से तुलना करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a माइनस का b बराबर आ गया 30 डिग्री। समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण नंबर 1 और 2 को हल कर लेते हैं। अगर 1 और 2 को हल करूँगा तो यहाँ से a प्लस बी बराबर 45 हो गया और a माइनस बी बराबर 30। मैं समीकरण दोनों को जोड़ देता हूँ तो दोनों खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 2a बराबर आ जाएगा 75 डिग्री के, यानी a का मान आ चुका है हमारे पास 75/2। यहाँ से b का मान निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 15/2। आपको दिया गया था कि जो है a प्लस बी का मान 90 अंश के बीच में है। तो देखो यहाँ से इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या 90 अंश, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास 90 अंश के बीच में आएगा। खुद कह रहा है कि a प्लस बी का मान 45 डिग्री है, तो आप देखोगे कि 90 और बीच में 45 आता है, बिल्कुल सही। इसका मतलब हमारा मान सही हो जाएगा। तो आपको पता चल चुका है a और b के मान यही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सी दिया गया है, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको दिया गया है 2 घन जिनको मिलाकर एक पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाया जाता है। तो मैं यहाँ से पहले घन आपको दिखाने के लिए बना देता हूँ। यहाँ से एक घन और हम बना लेते हैं। इन दोनों को मिला लिया हमने, यहाँ से हमने मिला लिया है। अब देखोगे कि इन दोनों को अगर मिलाया है तो हमें यहाँ से लंबाई कुछ बढ़ जाएगी और अगर लंबाई बढ़ेगी तो घनाभ का रूप ले लेगा। आपको दिया गया है कि प्रत्येक घन का आयतन, तो सबसे पहले मैं यहाँ से घन का जो है भुजा निकाल लेते हो। आपको पता है कि घन की जो आयतन होता है भुजा क्यूब होता है। तो मैं अगर भुजा a मानता हूँ तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब के। तो यहाँ से भुजा आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी आपकी, निकालोगे इसका क्यूब तो आपके पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर 4 सेंटीमीटर आपकी भुजा आ चुकी है। अब देखो दोनों को आपने मिलाया तो इसकी भुजा 4, ये भी 4, अगर ये 4 ये 4, पूरी 4 4 हो जाएगी। आप देखेंगे इसकी तो लंबाई तो बढ़ेगी भाई, लंबाई अगर तो देखो 4 और 4 ये हो गया 8 हो जाएगी। अभी तो चौड़ाई सेम है, अभी चौड़ाई भी आपकी सेम, ऊंचाई भी आपके पास सेम रहेगी। तो देखो यहाँ से रख दिया हमने 4 और यहाँ से ऊंचाई भी हो गई 4। अब देखो आपसे पूछा गया था घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखिएगा कि होता है 2 कोष्टक में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस का चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस का ऊंचाई गुणा लंबाई होता है। ये हम दिया गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाला। अब यहाँ पर मैंने आपका मान निकाल के दिखा दिया है। तो देखो लंबाई का मान 8 और यहाँ से 4 रखोगे प्लस यहाँ से 4 और 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ से आपका 4 और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 8 और ये क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। तो यहाँ से देखो 2 गुणा यहाँ से 8 चुका 32 प्लस 4 चौको 16 प्लस 8 चुका 32 बराबर क्षेत्रफल के। तो यहाँ से देखोगे 2 गुना है
32 32 64 और 16 बराबर एक। तो यहाँ से a बराबर देखोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास हो जाएगा 80 80 दूनी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 1 का ई नंबर। बिंदुओं 1, -3, 5 और -4, 5 को मिलाने वाली रेखा खंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको दिए गए हैं दो बिंदुओं के निर्देशांक। यहाँ से दिया गया है 1, -5 है और -4, 5 दिए गए हैं। और इन दोनों के एक्स अक्ष पर ये जो रेखा है, इन दोनों बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा जो है एक्स अक्ष को काट देती है। तो मैं एक्स अक्ष के बिंदु के निर्देशांक मान लेता हूँ। यहाँ से a, 0 हमने मान लिया। तो आपको ध्यान रखना है कि जब ये हमारे पास तो बिंदु दिए गए हैं, रेखा तो हमें पता नहीं ना, तो रेखा निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि समीकरण होता है y माइनस का y1 बराबर y2 माइनस का y1 बटा x2 माइनस x1 इंटू होता है x माइनस x1। ये आपको फार्मूला याद रखना होगा, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता है। हमने माना बिंदु इसके निर्देशांक x1 y1 है और ये x2 और y2 है। तो आप यहाँ इनके मान रखिए। अगर मान रखोगे तो आप देखोगे कि y माइनस का y1 का मान है यहाँ से 5, माइनस का तो प्लस का 5 हो जाएगा, बराबर y2 का मान यहाँ से 5 और ये माइनस माइनस प्लस बटा x2 का मान -4 और यहाँ से रखोगे तो -1 और कोष्टक में x माइनस x1 का मान हो जाएगा 1। तो देखोगे कि y प्लस का 5 बराबर आ जाएगा यहाँ से 5 5 10 बटा माइनस का 5 और यहाँ से x माइनस x1, इन दोनों को काटोगे तो आपके पास यहाँ से आ चुका है मान। देखो कि y प्लस का 5 बराबर है, यहाँ से काटा तो माइनस का 2, माइनस का 2 अंदर गुड़ा जाएगा तो माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस का 2, इसको इधर लाओगे तो 2x और यहाँ से प्लस y बराबर ये 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो 2 माइनस का हो जाएगा 5। तो 2x प्लस का y बराबर यहाँ से निकलेगा आपका 3। अगर 3 निकला है तो हमारे पास रेखा का समीकरण ये आ चुका है। हमने रेखा का समीकरण निकाल लिया। और आपको अब क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई रेखा जो है किसी अक्ष को या किसी चीज को भी जो भी काटती, रेखाओं को काटती है, उसके बिंदु के निर्देशांक हमेशा उस रेखा को संतुष्ट करेंगे। तो मैं बिंदु a, 0 इस रेखा पर रख देता हूँ। तो यहाँ से रखूंगा 2 और इसके निर्देशांक x, y मानता हूँ मैं। इसके निर्देशांक x, y हमने मान लिया। तो एक x का मान दिया गया है यहाँ से a, तो a रख दिया और प्लस y का मान देखो 0, तो 0 बराबर है -3 के। तो यहाँ से a बराबर देखोगे क्या आ चुका, -3/2, यानी a का मान आ चुका है। तो हमारे पास x अक्ष के निर्देशांक क्या पता चल गए यहाँ से कि हमारे पास है -3/2 कामा है 0। यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 1 का f। बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बिंदु B के निर्देशांक 1, 4 दिए गए हैं। तो मैं यहाँ पर वृत्त सबसे पहले बना लेता हूँ। ये वृत्त का व्यास A और B दिया गया है। इसके निर्देशांक B के 1, 4 दिए गए हैं और इसके केंद्र के निर्देशांक दिए गए हैं 2, -3। और यहाँ से आपको क्या पता चल गया है, इतना आपको पता चल चुका है। यहाँ पर a के निर्देशांक ज्ञात करने, तो इसके निर्देशांक x, y में मानता हूँ। अगर हमने x, y निर्देशांक मान लिया तो अब देखिए आपको क्या करना है। वृत्त का जो व्यास होता है हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है। इसका मतलब है कि यहाँ के और यहाँ के बीच की दूरी बराबर है। अगर दूरी बराबर तो मतलब ये हमारे पास मध्य बिंदु होता है। तो हमारे पास मध्य बिंदु के निर्देशांक हमारे पास पता है कि x1 प्लस x2/2 y1 प्लस का y2/2 होता है। तो मैं क्या इन दोनों को अगर जोड़ूं तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो x प्लस का 1/2 बराबर हो जाएगा x निर्देशांक के, इसके बराबर। इसी प्रकार से y प्लस का 4 बटा में आपके पास हो जाएगा
2 इसका आधा हमने किया बराबर निर्देशांक किसके हो जाएगा, y वाले के, तो मैंने रख दिया। अब देखिएगा कि आपके पास यहाँ से क्या आएगा, तो देखो x प्लस का 1 और इसका गुणा कराओगे तो बराबर में 4, यहाँ से गुणा कराओगे तो y प्लस का 4 बराबर माइनस का 6, तो y बराबर देखो यहाँ से कितना आ गया, माइनस का 10, और यहाँ से x बराबर आ गया 3। इसका मतलब है कि इसके जो निर्देशांक आ गए, एक के निर्देशांक हम पता चल चुके हैं कि 3, -10 निर्देशांक होंगे। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा है आपको समझ में आया होगा। 1 का डी दिया गया है, निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिए गए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और बारंबारता दी गई है 7, 12, 18, 15 3 दिए गए हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आंकड़े, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 आंकड़े, और 50 से 60 हमने लिख लिया। इसके बाद दिया गया आपको पास 7, 12, 18, 15, 10 और 3 दिए गए। आपसे पूछा है इसकी माध्यिका। तो अब आपको ध्यान रखना कि आंकड़े हमारे पास दिए कैसे गए हैं। तो आप देखोगे कि आंकड़े वर्गीकृत दिए गए, तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हमेशा हमारे पास संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ से संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। तो यहाँ से निकालोगे 7, ये दोनों मिला के हो जाएगा 12, 7, 19, 19, 18 हो जाएगा आपके पास 37, इसको मिलाओगे तो 52, 62 हो जाएगा, और दोनों मिलाकर 65। यानी आपको क्या यहाँ से पता चल चुका है कि संचयी बारंबारता यानी n का मान पता चल चुका है कि 65 हो गया। n होता क्या है, तो आपको पता होगा कि समेशन f(x) यानी बारंबारताओं का योग होता है। आपको इतना पता चल चुका है। अब आपको माध्यिका का फार्मूला भी याद होगा कि माध्यिका का फार्मूला हमारे पास होता है L1 + L2 - L1 बटा F इंटू n/2 माइनस कैपिटल F। कैपिटल F हमारे पास संचयी बारंबारता होती है। तो हमारे पास सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन हमारे पास L1 L2 नहीं पता। तो यहाँ से देखिएगा कि आंकड़े हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी जो बारंबारता है सम है। अगर सम है तो हमारे पास फार्मूला होता है n/2 हुआ पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, और बटा में 2 होता है। तो आपको देखना है कि यहाँ से 6 पद हैं, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास, रखोगे तो 6/2 यानी तीसरा और चौथा पद। तीसरा और चौथा पद का आधा यहाँ से करोगे, तो आधा जब करोगे तो देखो कि तीसरा पद 1, 2, 3, 18 और 15 है, तो 18 और 15 बटा यहाँ से 2 आ जाएगा। तो यहाँ से निकालोगे आपके पास हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 33/2। तो यहाँ से 33/2 हो गया। तो इसका आधा आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 छक्का 12, 2 छक्का यहाँ से 12.5, लगभग 16.5 आ गए। तो अब देखोगे कि यहाँ पे बारंबारता 16.5 लगभग 18 वाले के आसपास आ रहा है। तो यहाँ से आप देखोगे कि ये आपके पास माध्यिका वर्ग निकल आया। बारंबारता इसके जस्ट ऊपर वाली होती है संचयी बारंबारता, तो हमने संचयी बारंबारता निकाल ली। हमारे पास L1 L2 के मान पता चल चुके हैं, तो L1 L2 और यहाँ से F और कैपिटल F के मान हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से L1 का मान 20, L2 का मान 30, 18 पता चल चुका है, इसका मान 19 पता चल चुका है। सब कुछ हमने निकाल लिया है, तो इस फार्मूले में रख देते हैं। तो माध्यिका बराबर L1 का मान 20 प्लस यहाँ से आ जाएगा प्लस 30 माइनस का 20 बटा F का मान है यहाँ से 18, तो यहाँ से 18 और इंटू आ जाएगा n/2 का मान 65 और बटा में 2 माइनस का हमने इसका मान निकाला है 19। तो यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ही रखेंगे तो 20 इसका मान यहाँ से 10/18 और गुणा यहाँ से आप इसको हल करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से 19 दूनी 38, 38 जो है 65 में जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल लोगे, आपका मान आ जाएगा यहाँ से 27/2। 2 से आप 5 काटोगे, यहाँ से काटोगे 9 दूनी 18 और 9 तियाँ 27। तो आपके पास यहाँ से आ चुका है कि 20 प्लस का 15 बटा 3 × 15 बटा में आ गया 2। तो यहाँ से आप इसको जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 27.5, यानी आपकी माध्यिका आ चुकी है। यही आपका राइट आंसर होगा।